मैं अपने भाई की वजह से 3 साल जेल में रहा। जेल में मैंने गलती से एक बड़े टाइकून के बेटे की जान बचा ली, जिसने ग्रेटिट्यूड में मुझे 100 मिलियन दिए। जेल से निकलते ही मैंने तुरंत अपने पापा को कॉल किया ताकि ये खुशखबरी बता सकूं, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही पापा ने फोन काट दिया। मुझे टेंशन हुई, लगा घर में कुछ बुरा हो गया है, इसलिए मैं जल्दी से वापस घर पहुंचा। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से मेरी भाभी सियालिन की चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दी, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर इतनी जल्दी मचा रही थी। मैं प्रेनेटल चेकअप भी नहीं करवा पाई। जब वो वापस आएगा तो खुद जाकर किराए का घर ढूंढ ले। मैं किसी एक्स प्रिजनर के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन ये उसी के भले के लिए है। आखिर घर के पैसे उसी ने दिए थे। उनकी बातें सुनकर मेरा हाथ, जो दरवाजा खटखटाने वाला था, हवा में ही रुक गया। मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। मुझे तो बचपन से आदत है कि मम्मी पापा हमेशा मेरे भाई को ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता था। मैं उसकी गलती अपने सिर लेने के लिए जेल गया था। वो इतना बेरहम नहीं हो सकता है ना। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। मम्मी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर चौंक गईं। फिर नजरें चुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ मारा। लिन, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम्हारे पापा तो अभी कह रहे थे कि वो तुम्हें लेने जाएंगे। उनकी नकली फिक्र सुनकर मुझे बस अंदर से ठंड लग गई। अगर मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी बातें ना सुनता तो शायद सच में बेवकूफों की तरह उन पर भरोसा कर लेता, लेकिन अब उनका पाखंडी चेहरा देखकर सिर्फ घिन आ रही थी। कोई बात नहीं, अब टैक्सी लेना आसान है। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मेरे भाई की वाइफ ने मुझे घिन भरी नजर से देखा, फिर अल्कोहल स्प्रे उठाकर मुझ पर खूब छिड़क दिया। गलत मत समझना, बस तुम्हारी बैड लक हटा रही हूँ। मैंने कड़वी मुस्कान दी। वो मुझे एक्स प्रिजनर होने की वजह से नीचा समझ रही थी, लेकिन उसे याद होना चाहिए कि मैं उसके पति की गलती अपने ऊपर लेने के लिए जेल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मुश्किल से 2 सीढ़ियां ही चढ़ा था कि पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मत देख, इस घर में तुम्हारे लिए कोई कमरा नहीं है। उनकी उंगलियों में सिगरेट थी और सोफा के पास रखा राखदानी ताजी सिगरेट बट्स से भरा हुआ था। साफ दिख रहा था कि मेरा वापस आना उन्हें इरिटेट कर रहा था। पापा, मैं सिर्फ 3 साल जेल में था, मरा नहीं था। ऐसा कैसे कि अब मैं एक कमरे के लायक भी नहीं रहा? पक्का तुम्हारा भाई नहीं मानेगा। तभी मेरा भाई बाथरूम से बाहर आया। चेहरे पर अजीब सी ऑकवर्डनेस थी। भैया, घर में इतने लोग हैं, बस इतने ही कमरे हैं, हम सब कैसे रहेंगे? उसका असहज चेहरा देखकर मेरा दिल जम सा गया। मैं ठंडी हंसी हंसा। पहले तो हम सब इसी घर में रह लेते थे। मैं सिर्फ 3 साल जेल में रहा, अब अचानक जगह कैसे कम पड़ गई? किस हक से मुझे निकाल रहे हो? मत भूलो कि ये घर मैंने कैश देकर खरीदा था। ये सुनते ही उसने अचानक मुझे थप्पड़ मार दिया और उंगली दिखाते हुए बोला, क्या घर खरीद लिया तो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा? तू घर वापस आया है या कर्ज वसूलने? क्या मैं तुझसे घर वापस मांग रहा हूँ? आप लोग तो मुझे एक कमरा तक नहीं दे रहे। मेरे पापा गुस्से से फुफकारे और आंखें तरेड़ते हुए साफ बोल दिया, सुन ले, इस घर में तेरे लिए कोई कमरा नहीं है। अगर रहना है तो बाहर जाकर किराए का घर ले, हम तेरा कुछ नहीं देते। मैं वहीं जम गया, गुस्से से कांप रहा था। सीने में ढेर सारी इमोशंस उमड़ रही थीं। वाह, क्या बात कही है। क्या तुम लोग मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते? कौन था जो रो रो कर मुझसे अपनी गलती लेने की भीख मांग रहा था? कौन कह रहा था कि मैं इस परिवार का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर हूं? अब तो मैं सिर्फ वही वापस मांग रहा हूं जो मेरा है, मेरा अपना कमरा। क्या ये भी ज्यादा है? याद करो, उस वक्त मम्मी पापा रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि मेरा भाई एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, पूरा परिवार मुझे अच्छे से रिवॉर्ड देगा। मुझे किसी रिवॉर्ड की जरूरत नहीं थी, मुझे बस अपने माता पिता पर तरस आया और मैं अपने भाई से प्यार करता था। इसीलिए मैं उसकी जगह जेल गया ताकि उसे बचा सकूं। मैंने अपनी नौकरी खो दी, अपनी कार बेच दी, अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बदले में मुझे फैमिली लव नहीं बल्कि धोखा और पूरी तरह से टूट जाना मिलेगा। अब मैं सिर्फ अपना कमरा चाहता हूँ, लेकिन पूरा परिवार मिलकर मुझे घर से निकाल रहा है। आंसू चुपचाप गिर रहे थे, लेकिन मैंने दांत भींच लिया ताकि खुद पर कंट्रोल ना खो दूं। भैया, इन 3 सालों में जब तुम जेल में थे, हम लोगों ने भी बहुत मुश्किलें झेली हैं। अब तुम वापस घर में रहना चाहते हो। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तुम हमारे बारे में क्यों नहीं सोच सकते? अचानक मैंने उसका हाथ झटक दिया और बर्फ जैसी ठंडी नजरों से उसकी तरफ उंगली उठाई। सेंटेन, मत भूलो कि जेल में तुम्हें जाना चाहिए था। जिसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाई वो तुम थे। तुम मेरे सैक्रिफाइस का मजा ले रहे हो, मेरे घर में रह रहे हो और ऊपर से मुझे ही दोष दे रहे हो कि मैं तुम लोगों के बारे में नहीं सोचता। ये सुनकर मेरे छोटे भाई का चेहरा बेहद खराब हो गया। मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दिया था, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, ये सब करना तुम्हारा फर्ज नहीं था क्या? उसकी बेपरवाह एटीट्यूड ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई। मेरे मम्मी पापा भी उसकी साइड लेने लगे। बड़ा भाई बाप जैसा होता है, अपने भाई के लिए कुछ किया तो क्या उसका एहसान गिनाएगा? तुम इतने छोटे दिल के क्यों हो? सियोलिन, अब तुम छोटे नहीं रहे। अगर तुम्हें अकेले किराए के घर में रहना पड़े तब भी वही सही है। उनकी हर बात किसी तेज चाकू की तरह मेरे दिल को काट रही थी। मैंने सिर उठाया और आंखें बंद कर ली, खुद को जबरदस्ती रोने से रोकते हुए। मेरे होठों पर मायूसी भरी मुस्कान आ गई।
कोई हैरानी नहीं कि इन 3 सालों में तुम लोग मुझसे मिलने तक जेल नहीं आए। तो असल में तुम लोग मुझे सिर्फ एम्बेरसमेंट समझते थे। ठीक है, आज से मैं तुम सबसे हर रिश्ता तोड़ता हूँ, बाद में पछताना मत। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे घर से निकल गया, उस घर को पीछे छोड़ते हुए जिसमें इंसानियत की जरा भी गर्माहट नहीं थी। मैं काफी देर तक सड़कों पर अकेला भटकता रहा। आखिरकार एक होटल मिला जहां कुछ दिन रुकने का इंतजाम किया। मैंने इंटरनेट पर एक वकील से कांटेक्ट किया, काफी मोटी फीस देकर। जो घर मैंने कैश में खरीदा था वो मेरे पेरेंट्स के नाम पर है, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ? वकील ने कहा कि अगर मैं साबित कर दूं कि असली बायर मैं हूं, जैसे ओरिजिनल पेमेंट रिसीप्ट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह दिखाकर, तो मैं घर वापस ले सकता हूं। मुझे हमेशा डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने की आदत रही है, इसलिए वो सब मेरे पास सुरक्षित था। घर वापस लेने के लिए मैंने उसी लॉयर को पूरा मामला संभालने के लिए हायर कर लिया। सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। फोन में पड़े 9 डिजिट बैलेंस को देखते हुए मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं चाहता हूं कि पूरा परिवार आज के फैसले पर पछताए। अगले दिन मैं सीधे विलास के सेल्स ऑफिस गया। प्रमोशन का फायदा उठाकर मैंने एक ही बार में पूरे 100 मिलियन उड़ा दिए और कैश देकर 10 फुली फर्निश्ड विलास खरीद ली। एक खुद के लिए रखी और बाकी 9 रेंट पर चढ़ा दी। सिर्फ उन 9 विलास के रेंट से ही मेरे पास हर महीने जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगा। 1 महीने बाद मुझे पापा का फोन आया। क्या तुम पागल हो गए हो सैनल? हमारे खिलाफ लॉ सूट करने की हिम्मत कैसे हुई? सच में जेल काट कर आए हो तभी इतने चालाक हो गए हो? फोन के उस पार से ही मुझे पापा का गुस्से से लाल चेहरा दिखता हुआ महसूस हो रहा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने ताने से कहा, क्या ये सब आपने ही नहीं सिखाया? मैं ये घर वापस चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे एहसान फरामोश लोग उसमें रहो। मैंने उनकी गालियां इग्नोर की और इतना बोलकर फोन काट दिया। जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा, दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक बेहद सेक्सी और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हेलो लैंडलॉर्ड, मैं विला नंबर 2 की टेनेंट हूँ। मेरा नाम सुबंगनुआन है। मुझे वो लड़की हल्का सा याद आई। वही पहली टेनेंट थी जिसने मेरी विला रेंट पर ली थी। डील बहुत स्मूथली हुई थी। उसने उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। मैंने शांत एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। कुछ काम था? सुभान ने हल्के से अपने बाल पीछे किए। उसके गाल थोड़े लाल थे और आंखों में रिक्वेस्ट भरी हुई थी। आज रात मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी है। मेरे क्लासमेट्स उस करोड़पति लैंडलॉर्ड से मिलना चाहते हैं जिसने एक साथ 10 विलास खरीद ली। क्या आप आकर मेरा सपोर्ट कर सकते हो? मैं थोड़ा चुप रह गया। ये देखकर सुबंग हुआन जल्दी से पास आई। उसने मेरी स्लीव का किनारा उंगलियों से हल्के से पकड़कर हिलाया और बहुत नरम आवाज में बोली, लैंडलॉर्ड भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैंने उन्हें बताया है कि हम बहुत क्लोज हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और सिर हल्का झुकाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं सॉफ्ट लोगों के सामने जल्दी पिघल जाता हूँ और उसकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद मेरी बाकी हेजिटेशन भी गायब हो गई। आखिर मैंने सांस छोड़ते हुए मान लिया, ठीक है, मैं आज रात आ जाऊंगा। ये सुनते ही सुबंगन की आंखें चमक उठी और वो खुशी से उछलती हुई चली गई। रात 7 बजे मैं वादे के मुताबिक सुबंगवान के घर पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सेनलिन, तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। मैंने आवाज की तरफ देखा। वो मेरा छोटा भाई सेनेटन और उसकी पत्नी सियालिन थे। मुझे देखते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। आंखों में घिन भरी हुई थी। स्वर्ण पास आई और कंफ्यूज्ड होकर मुझे और मेरे भाई को देखने लगी। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? बैंग, ये मेरे पति का एक्स प्रिजनर बड़ा भाई है। दिन भर कुछ नहीं करता, बस हमारी प्रॉपर्टी हड़पने की सोचता रहता है। उसकी बात खत्म होते ही सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। घिन, क्यूरियोसिटी और मजाक से भरी नजरें। एक भारी प्रेशर मेरे ऊपर आ गिरा। उसकी झूठी बातें सुनकर मैंने मुट्ठियां भींच ली। दिल में ठंडी सिहरन दौड़ गई, जबकि मैं अपने भाई को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जोकर देख रहा हूं। पहली बात, मुझे तुम लोगों का पीछा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, मैं कन्विक्ट इसलिए बना क्योंकि मैंने तुम्हारे पति की जगह जेल काटी। तीसरी बात, तुम मुझे एक्स प्रिजनर कहकर नीचा दिखाती हो, लेकिन मेरे घर से निकलने से मना करती हो। तो बताओ, बेशर्म कौन है? मेरी बातें इतनी शार्प थीं कि लोगों की नजरें मेरी भाभी पर और ज्यादा दिलचस्पी से टिक गईं। भीड़ की अलग अलग नजरों को महसूस करके मेरी भाभी ने भौहें सिकोड़ ली और शक भरे लहजे में बोली, सियालिन, बेकार की बातें मत करो। वो घर सेनेटेन का है, उसका तुमसे क्या लेना देना? वैसे भी लॉयर की नोटिस घर पहुंच चुकी है। उम्मीद है कोर्ट में भी तुम ऐसे ही जिद्दी बने रहोगे भाई। मुझे पता है तुम अभी जेल से निकले हो और तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, लेकिन वो कमरा हमने अपने बेबी के लिए रखा था। हम फैमिली हैं। क्या तुम्हें ये सब इतना अगली बनाना जरूरी है? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। जितना ज्यादा सुन रहा था, मेरा दिल उतना ही जमता जा रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि वो छोटा बच्चा जो हर वक्त मेरे पीछे बड़े भैया कहते घूमता था, आखिर ऐसा कैसे बन गया कि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। तब तुम लोगों को याद क्यों नहीं आया कि हम फैमिली हैं? अभी कुछ देर पहले जब तुम्हारी बीवी मुझे सबके सामने इंसल्ट और ह्यूमिलेट कर रही थी,
तब तुमने क्यों नहीं कहा कि हम फैमिली हैं? सियालिन ने देखा कि सब लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन शर्मिंदा होने की बजाय वो और ज्यादा घमंडी हो गई। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घिन से देखते हुए बोली, सेंटेन, ये विला एक अरबपति लैंडलॉर्ड ने खरीदी। तुम यहाँ कोई सीन क्रिएट करने की सोच तो नहीं रहे? उसकी आवाज ऊंची थी, टोन पूरा एरोगेंट, जैसे वो खुद उस विला की मालकिन हो और मैं कोई चूहा हूं जो चोरी से अंदर घुस आया हो। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग मुझे नीची नजर से देखकर मजाक उड़ाने लगे। उसी वक्त स्वान वन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। सियालिन, क्या तुम लोगों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है? मिसअंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल नहीं। सेनेटिन, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि अब भी यहां से निकल जाओ। करोड़पति लैंडलॉर्ड बस आने ही वाला है। अगर तुमने उसे नाराज कर दिया तो पता भी नहीं चलेगा कैसे मरोगे। सियालिन की अगुवाई में सब लोग मुझ पर बेरहमी से अपनी नफरत उगलने लगे। उसी पल मुझे आखिरकार सबके असली घिनौने चेहरे साफ दिखाई दे गए। सुबान, जो अब तक कंफ्यूज्ड थी, जैसे ही उसने सियालिन की बातें सुनी, उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। अब वो और सहन नहीं कर पाई। वो गुस्से से कांपते हुए अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। सियालिन, चुप हो जाओ। मिस्टर सेनेटन मेरे गेस्ट हैं। अगर तुम ऐसे उनकी बदनामी करोगी तो यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। अभी के अभी निकल जाओ। सियालिन ने गुस्से में सोंग हुआन को धक्का दिया, फिर घमंड से हमारे पास चली आई। चेहरे पर तिरस्कार भरा हुआ था। मैंने तुरंत स्वांग हुआन को पकड़ लिया। पेट में अजीब सा दर्द उठ रहा था। मेरे अपने सबसे करीबी लोग मुझे नीचा दिखा रहे थे, लेकिन स्वांग हुआन मुझे बचाने के लिए खड़ी थी। और तुम कौन होती हो हमें निकालने वाली? तुम कोई करोड़पति मालकिन नहीं हो। यहाँ से जाने वाला तो ये है। हाँ बंगन, कहीं इसने तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए समझा रहे हैं। ध्यान रखना, कहीं ये तुम्हारा फायदा ना उठा ले। सुबंगन ने मेरे भाई और उसकी बीवी को गुस्से से देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। यहाँ से जाने वाले तुम लोग हो। सेनेटेन वही करोड़पति लैंडलॉर्ड जिसने एक साथ 10 विलास खरीदी थी। सुबंगवन की आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन हॉल में छाए सन्नाटे में वो किसी हथौड़े की तरह सबके दिलों पर गिरी। सारा शोर अचानक गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे हवा तक जम गई हो। सिर्फ शौक में भरी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सियालिन के चेहरे पर जमी मजाक उड़ाती मुस्कान गायब होने तक का वक्त नहीं मिला। वो उसी हालत में जम गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मुझे घूरने लगी। उसका शरीर हैरानी से हल्का कांप रहा था। वो इस सस्ते कपड़े पहने आदमी को, अभी अभी जेल से निकले एक्स कन्विक्ट को, उस करोड़पति से जोड़ ही नहीं पा रही थी जिसने 10 विलास पर करोड़ों उड़ा दिए थे। बंगवन, तुम मजाक कर रही हो। ये ओनर कैसे हो सकता है? इसके पास तो रहने की जगह तक नहीं है। ये गरीब है। एक तरफ खड़ा सेनेटेन कागज की तरह सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। जो हाथ उसने सियालिन को पकड़ रखा था वो ढीला होकर नीचे लटक गया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता था और मैं भी उसे। मेरी आंखों में उसे गुस्सा नहीं दिखा, सिर्फ ऐसी ठंडक दिखी जैसे मैं किसी अजनबी को देख रहा हूँ। वही ठंडक उसके अंदर ऐसा डर भर रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। भैया, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस वहीं खड़ा रहा, महसूस करते हुए कि जो नजरें पहले मुझे नीचा दिखा रही थीं, अब उनमें रिस्पेक्ट, क्यूरियोसिटी और शर्म थी। ये एहसास अजीब था। पैसा जो सोशल स्टेटस देता है वो उस पल पूरी तरह सामने आ गया था। मैंने उन फैमिली मेंबर्स को देखा जिनके लिए मैं कभी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन उन्हें टूटते देखकर भी मुझे रिवेंज की खुशी नहीं हुई, सिर्फ एक अंतहीन उदासी महसूस हुई। सुबंगन हुआन ने माहौल की टेंशन को तुरंत महसूस कर लिया। वो पीछे नहीं हटी, बल्कि एक कदम आगे बढ़ी। वो सीधे मेरे बगल में आकर खड़ी हो गई। उसकी ये छोटी सी मूवमेंट जैसे पूरे हॉल के सामने उसका पक्ष साफ बता रही थी। सेनेटेन, सियालिन कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद मिस्टर सैन के साथ साइन किया था। क्योंकि तुम लोग मेरे खास गेस्ट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया अब भी तुरंत चले जाओ। सिक्योरिटी आने का इंतजार मत करो। सियालिन ने मुंह खोला जैसे फिर कोई तमाशा करना चाहती हो, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुबंगुआन की ठंडी आंखों और आसपास लोगों की इल्जाम भरी नजरों से टकराई, उसका आखिरी घमंड भी टूट गया। उसने ऑकवर्ड तरीके से अपना ब्रांडेड बैग पकड़ लिया, वही बैग जो उसने मेरे लिए पैसों से खरीदा था, और अब वही सबसे बड़ा ताना बन गया था। सेनेटन ने सिर झुका लिया। उसने एक बार भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। फिर वो टूटी हुई सियालिन को लेकर सबकी नजरों के बीच शर्मिंदा हालत में विला से बाहर निकल गया। लॉबी का ऑटोमेटिक डोर धीरे धीरे बंद हो गया, उन लालची आत्माओं को बाहर छोड़ते हुए। रात के अंधेरे में पार्टी की म्यूजिक फिर से बजने लगी, लेकिन अब सबकी नजरें मेरे लिए बदल चुकी थीं। मुझे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। जिस घर पर उन्होंने कब्जा किया था, जिस इज्जत को उन्होंने पैरों तले रौंदा था, मैं वो सब एक एक करके वापस लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ विला से निकाले जाने के बाद भी सियालिन और सेनेटन को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वो एक पुराने किराए के अपार्टमेंट में छुपकर फोन की स्क्रीन देखते हुए दांत पीस रहे थे। सियालिन बार बार सुबंगवान के मोमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी। जलन ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि जिस एक्स कन्विक्ट को वो पैरों तले रौंदती थी, वही अचानक करोड़पति बन गया। किस हक से? एक निकम्मा आदमी जो जेल में था, वो विला में रहने के लायक कैसे हो गया? पक्का उसका पैसा लीगल नहीं है, शायद जेल में कोई गंदा काम किया होगा। बीवी,
उसने अब लॉयर भी हायर कर लिया है। हमारा घर शायद अब बच नहीं सकता। अगर वो बच नहीं सकता तो जो चीज मुझे नहीं मिल सकती उसका मजा वो भी चैन से नहीं ले पाएगी। उसे अपनी रेप्यूटेशन की कोई परवाह नहीं थी। मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी, फिर देखती हूँ कि उसके पास विल्ला कॉलोनी में रहने की हिम्मत बचती है या नहीं। सियालिन तेजी से कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रही थी। कुछ ही देर में एक ऐसा पोस्ट स्क्रीन पर उभर आया जो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर लोगों की भावनाएं भड़का रहा था। उसकी कहानी में मैं एक ऐसा शैतान बन चुका था जो जेल से निकलने के बाद पूरी इंसानियत खो चुका था। मैं न सिर्फ अपने बूढ़े माँ बाप का रिटायरमेंट हाउस छीनना चाहता था, बल्कि अपने छोटे भाई को वायलेंट तरीके से धमका भी रहा था। उस आर्टिकल का टाइटल था खो चुकी इंसानियत की तलाश, जेल से निकला क्रिमिनल भाई जिसने पूरे परिवार को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। वो आर्टिकल लोकल फोरम्स पर वायरल हो गया। सच्चाई से अनजान इंटरनेट यूजर्स मुझे गालियां देने लगे। उन कमेंट्स की जहरीली बातें पढ़कर रूह कांप जाए। मैं अपने बड़े से स्टडी रूम में बैठा था, लॉयर द्वारा भेजे गए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। तभी मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। अनगिनत अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थीं। मैं जैसे ही उठाता सामने से सिर्फ गालियां और धमकियां सुनाई देती। मैंने फोन काट दिया और स्क्रीन पर लगातार आते प्राइवेट मैसेजेस को देखकर ठंडी मुस्कान दी। इस लेवल का साइबर बुलिंग जेल में जो झेला था उसके सामने कुछ भी नहीं था। तभी सुबान हाथ में टैबलेट लेकर अंदर आई। उसका चेहरा पिछली रात से भी ज्यादा पीला था। वो सीधे मेरे पास दौड़कर आई और टैबलेट की ट्रेंडिंग लिस्ट दिखाते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, मिस्टर सेन जल्दी देखिए, सियालिन और बाकी लोग इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, खुद को विक्टिम दिखा रहे हैं। अब सब लोग आपको गालियां दे रहे हैं। उन्होंने आपका एग्जैक्ट एड्रेस भी डाल दिया है। मैंने शांत आवाज में कहा। उम्मीद थी। इन ट्रिक्स के अलावा उनके पास बचा ही क्या है। स्क्रीन पर सियालिन कैमरा के सामने आंसू पोंछ रही थी, जबकि सेनेटिन सिर झुकाकर आहें भर रहा था, जैसे वो बेघर विक्टिम हो। लाइव चैट के कमेंट्स इतनी तेजी से आ रहे थे कि पढ़ना मुश्किल था। सब मुझे गालियां दे रहे थे। कुछ लोग तो लिख रहे थे, हम खुद जाकर उसे सबक सिखाएंगे। स्क्रीन पर सियालिन जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी, क्या कोई मुझे समझ सकता है? हमने इस घर की 3 साल तक देखभाल की और जैसे ही वो वापस आया हमें निकाल दिया। हमारे बच्चे हैं, वो इतना क्रूअल कैसे हो सकता है? ये परिवार के नाम पर कलंक है। सुबान ने घबराकर मेरी तरफ देखा। मिस्टर सेन, आपको सच क्लियर करना होगा, नहीं तो आपकी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पड़ोसी भी आपको गलत समझ रहे हैं। सफाई देना कोई जल्दी नहीं है। उन्हें थोड़ी देर और उछलने दो। जितना ऊपर चढ़ेंगे गिरेंगे उतना ही जोर से। मैंने इंटरनेट के कमेंट्स को अपने मूड पर असर नहीं डालने दिया। उल्टा मैं बर्फ जैसी ठंडी शांति में था। मैंने अपने लॉयर का नंबर डायल किया। मेरी आवाज शांत थी लेकिन अथॉरिटी साफ झलक रही थी। लॉयर जान, इंटरनेट पर जितने भी प्रूफ्स हैं सब कलेक्ट हो गए, उन अकाउंट समेत जो जानबूझकर मेरी बदनामी कर रहे हैं। फोन के उस पार से जवाब आया, चिंता मत कीजिए मिस्टर सेन, सारे डिफेमेटरी रूमर्स और राइट्स वायलेशंस ऑफिशियली नोटराइज्ड हो चुके हैं। बस आपके एक ऑर्डर की देर है। उन्हें सिर्फ कॉम्पेंसेशन ही नहीं देना पड़ेगा, क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में उनके हाइपोक्रिट चेहरे को देखते हुए मेरे दिल में फैमिली अफेक्शन की जो आखिरी उम्मीद बची थी वो भी पूरी तरह खत्म हो गई। क्योंकि उन्होंने ये रास्ता चुना था तो मैं भी उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। मैंने टैबलेट बंद किया, बड़े से विंडो के पास जाकर शांत लेक को देखने लगा। इंटरनेट पर चल रहा तूफान मेरे लिए बस उनकी बर्बादी की शुरुआत थी। ऑनलाइन कमेंट्स प्लेग की तरह फैलते जा रहे थे। यहाँ तक कि विलास कॉलोनी के नेबर्स भी अलर्ट हो गए थे। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़े होकर मेरे घर की तरफ उंगलियां दिखा रहे थे। उनकी नजरों में शक और जांच थी। उसी वक्त सेनेटिन की अगुवाई में मेरे पेरेंट्स जोर जोर से चिल्लाते हुए मेरे दरवाजे पर आ पहुंचे। उनके हाथ में पुराना टूटा हुआ लाउडस्पीकर था और ऐसा लग रहा था जैसे यहीं परमानेंटली बैठने वाले हों। सेनेटिन, अभी बाहर निकल। एहसान फरामोश बेटे, इतने बड़े घर में रहता है और अपने बाप को किराए के घर में रहने देता है। क्या तेरे अंदर जरा भी कॉन्शियस नहीं बची? मेरी माँ जमीन पर बैठ गई, आंसू पोंछते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारने लगी। आओ सब लोग देखो, मेरा बड़ा बेटा जेल से निकलने के बाद बदल गया। अब तो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, ऊपर से हम पर लॉ सूट भी कर रहा है। क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सीढ़ियों के नीचे चल रहे उस बेहुदा ड्रामा को शांत नजरों से देखने लगा। नेबर्स की फुसफुसाहट और तेज हो गई, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी शांति थी। यहाँ तक कि एक तरह की राहत भी महसूस हो रही थी। पापा, मम्मी, मैंने आपको मौका दिया था। वो घर मैंने अपने पैसों से खरीदा था। मैंने कभी नहीं कहा कि आप वहां नहीं रह सकते। पहले मुझे निकालने की कोशिश आपने की थी। घर मेरे नाम पर है, वो मेरा है। अब जब तुम्हारे पास पैसा है तो हमारे लिए इससे बड़ा घर खरीदो और अपने भाई से माफी भी मांगो। मैंने उनके लालची चेहरे को देखा, फिर पीछे छुपे सेनेटिन की तरफ नजर घुमाई। वो अपने मोबाइल फोन से सारी रिकॉर्डिंग कर रहा था। साफ दिख रहा था कि वो इसे इंटरनेट पर डालकर और सिंपैथी लेना चाहता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छे से रिकॉर्ड करो, जितने ज्यादा प्रूफ्स होंगे जज उतनी जल्दी फैसला सुनाएगा। सेनेटिन का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखों में एक पल के लिए गिल्ट की झलक आई, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालकर फिर से राइचस बनने का नाटक करते हुए फोन कैमरा के सामने एक्टिंग करने लगा। मेरे पेरेंट्स थोड़ी देर तक हंगामा करते रहे।
फिर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया। हॉल फिर से शांत हो गया। मैं सोफा पर बैठा था, फोन में भरी एंडलेस गालियां देखता हुआ, साथ ही दिमाग में लॉयर की बताई डिटेल्स दोहरा रहा था। तभी सुबान दरवाजा नॉक करके अंदर आई। उसके हाथ में गर्मा गर्म नूडल्स का बोल था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, जैसे उसे डर हो कि ये रूमर्स और बदनामी मुझे पूरी तरह तोड़ देंगे। भाई सेन, पहले कुछ खा लो। बाहर लोग जो बोल रहे हैं उसे सीरियसली मत लो। सच देर सबेर सामने आ ही जाएगा। थैंक्स बांगवान, मैं इतना फ्रेजाइल नहीं हूँ। जेल के साल इससे कहीं ज्यादा मुश्किल थे। मैंने आराम से नूडल्स खाना शुरू किया। सुबंगनवान सामने बैठकर मुझे चुपचाप देख रही थी। उसका बिना शर्त भरोसा इस बुराई से भरे वक्त में बहुत कीमती लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है आपके पेरेंट्स इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। कल शायद फिर ट्रबल क्रिएट करेंगे। क्या आप सच में अभी प्रूफ्स पब्लिक नहीं करना चाहते? करने दो तमाशा। जितना ज्यादा शोर मचाएंगे उतना आसान होगा उन्हें लीगली प्रोवोकेशन और डेफेमेशन में फंसाना। मुझे काउंटर अटैक करने की जल्दी नहीं है। मैं बस सही मौका इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा मौका जब सारी झूठी बातें धूप में पूरी तरह गायब हो जाएं। ऐसा मौका जब उन अटैकर्स के पास छिपने की जगह भी ना बचे। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, ठंडे लीगल डॉक्यूमेंट्स पर पढ़ती हुई। मैंने पेन उठाया और आखिरी पावर ऑफ अटॉर्नी पर अपना नाम साइन कर दिया। इस लंबी रात में मुझे गुस्सा नहीं महसूस हो रहा था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी महसूस हो रही थी। मुझे पता था जो जस्टिस मेरा है वो कदम दर कदम मेरे पास आ रहा है, और वो लालची लोग आखिरकार अपने किए की कीमत चुकाएंगे। ऑनलाइन इंसल्ट्स अब अपने पीक पर पहुंच चुके थे। सियालिन लाइव स्ट्रीम में बढ़ती ऑडियंस और लगातार आती डोनेशंस देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसकी नजरों में वो इंसल्ट्स नहीं थे, सीधा कैश था। सेनेटन उसके पास बैठा था। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी थोड़ी बेचैनी बाकी थी, लेकिन पैसे और फेम के लालच में उसकी बची कुची कॉन्शियस भी खत्म हो चुकी थी। जान, देखो ना, सब लोग उस एक्स कन्विक्ट सेनेटन को गालियां दे रहे हैं। जब उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी तब हम मीडिया पर प्रेशर डालेंगे। वो 10 विलास जल्दी या देर से हमारी ही होंगी। सेनेटन ने धीमी आवाज में कहा। बीवी, हमने उस पुराने प्रिजन एडमिशन नोटिस तक को ऑनलाइन डाल दिया। अगर उसने पलट कर ये बोल दिया कि मैंने उसकी जगह जेल काटी थी, तब क्या करेंगे? काउंटर अटैक? किस प्रूफ के दम पर? सारे सबूत तो बहुत पहले गायब हो चुके हैं। और फिर मम्मी पापा हमारे साइड हैं। कौन एक एक्स कॉन्विक्ट की बात मानेगा? उसी वक्त विला नंबर 2 के स्टडी रूम में मैं लाइव स्ट्रीम में सियालिन का टेढ़ा मेढ़ा चेहरा चुपचाप देख रहा था। सुआंगवन मेरे पीछे खड़ी थी। उसने टैबलेट को कसकर पकड़ रखा था। गुस्से में उसकी सांसें तेज चल रही थी। भाई सेन, ये लोग बहुत क्रूल हैं। इतने बड़े झूठ कैसे बना सकते हैं? क्या हम सच में अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं करेंगे? रिलैक्स, उन्हें थोड़ी देर बादलों में उड़ने दो। जितना ऊपर जाएंगे गिरते वक्त उतना ज्यादा दर्द होगा। मैंने खिड़की के बाहर अंधेरे आसमान को देखा। मेरे दिल में कुछ महसूस नहीं हो रहा था। ये अंधा पागलपन बस तूफान आने से पहले की आखिरी चिंगारियां थीं। अगली सुबह सियालिन बिना जरा सी शर्म के अपने पेरेंट्स और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स की टोली लेकर विल्ला के बाहर पहुंच गए। उन्होंने पूरे दिखावे के साथ शले के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। कैमराज और माइक्रोफोन्स हर तरफ लगा दिए गए, जैसे कोई भी ड्रामेटिक मोमेंट मिस ना हो जाए। मेरी माँ मेन गेट पर बैठ गईं। अपनी जांघों पर हाथ मारते हुए जोर जोर से रोने लगी। उनकी चीखती हुई आवाज ने आसपास के नेबर्स को भी रोक लिया। सब लोग फैसला करो, वो चिल्लाईं। मेरा बड़ा बेटा जेल से निकलकर जानवर बन गया है। वो अपने माँ बाप को घर से निकालना चाहता है, ऊपर से अपने छोटे भाई की प्रॉपर्टी भी छीनना चाहता है। हम बूढ़ों को कब्र में पहुंचाकर ही मानेगा। जर्नलिस्ट्स खून की गंध सूंघ चुके शार्क्स की तरह आगे घुस रहे थे। उनके माइक्रोफोन्स लगभग मेरी माँ के चेहरे तक पहुंच गए थे। वहीं एक तरफ सेनेटन कमजोर बनने का नाटक कर रहा था, बीच बीच में टिश्यूज पकड़ा रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार विल्ला के अंदर झांक रही थी। मैंने मेन डोर खोला और बाहर आ गया। धूप थोड़ी चुभ रही थी। जैसे ही लोगों ने मुझे देखा, भीड़ तुरंत फट पड़ी। गालियां और इल्जामों से भरे सवाल एवलंच की तरह मेरी तरफ आने लगे। अब काफी हुआ सियालिन, आखिर तुम बाहर आने की हिम्मत कर ही ली। तुम जैसे बेशर्म इंसान, इतने जर्नलिस्ट्स के सामने प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाने की हिम्मत है? सेनेटन भीड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो मेरी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। मैंने इन तथाकथित फैमिली मेंबर्स को देखा जो कैमरास के सामने विक्टिम्स बनने की एक्टिंग कर रहे थे। मुझे सिर्फ घिन महसूस हुई। मैं प्रॉपर्टी पेपर्स जरूर दिखाऊंगा, लेकिन अब भी नहीं। और मैं चाहता हूं कि सारे जर्नलिस्ट्स गवाह बने, ताकि जब सच सामने आए तब सब देख सकें कि झूठ कौन बोल रहा था। पूरा माहौल अचानक अजीब तरीके से शांत हो गया। मेरी माँ का रोना अचानक रुक गया। उन्होंने मुझे हैरानी से देखा। उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट चमक रही थी। सियालिन की चीखों और जर्नलिस्ट के कैमरास के सामने मैंने जल्दीबाजी में खुद को डिफेंड नहीं किया, बल्कि अपनी जैकेट की अंदर वाली पॉकेट से मैंने कुछ परफेक्टली अरेंज कॉपीज निकाली। धूप में वो पेपर्स चमक रहे थे। वो 3 साल पहले घर खरीदने के बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और अकाउंट ट्रांजैक्शंस थे। मैंने वो कॉपीज सबसे आगे खड़े जर्नलिस्ट को पकड़ा दी। जैसे ही उसकी नजर अमाउंट और पेयर के नाम पर गई, उसके चेहरे का एक्साइटमेंट तुरंत शौक में बदल गया। आसपास के रिपोर्टर्स तुरंत करीब आ गए और कैमरास के क्लिक्स लगातार गूंजने लगे। 3 साल पहले मैंने इस घर की पूरी पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में की थी, कुल 4,20,000।
हर पेमेंट मेरे पर्सनल अकाउंट से गई थी। मेरी माँ, जो अभी तक जमीन पर बैठकर हंगामा कर रही थी, अचानक रोना बंद कर दिया। उन्होंने उन पेपर्स को घूरा, फिर पीछे खड़े सेनेटन की तरफ मदद मांगती नजरों से देखा। सेनेटन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो इंस्टिंक्टिवली भीड़ में थोड़ा पीछे हट गया। तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी टाइटल तो मम्मी पापा के नाम पर है, तुम बस सपना देख रहे हो। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। जर्नलिस्ट्स आपस में फुसफुसाने लगे। पब्लिक ओपिनियन का रुख धीरे धीरे बदलने लगा था। मैंने सियालिन के जबरदस्ती वाले एरोगेंस को देखा और मुझे बस हंसी आई। उसे लगता था कि लॉ सिर्फ टाइटल देखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कंप्लीट एविडेंस चेन उसके सारे सपने तोड़ने के लिए काफी है। तो लॉयर जान, कृपया इस मैडम को समझाइए कि लीगल होल्डिंग बाय रिप्रेजेंटेशन और इलीगल ऑक्यूपेशन में क्या फर्क होता है। एक तरफ खड़े लॉयर जान ने अपना चश्मा ठीक किया, फाइल खोली और उनकी कोल्ड प्रोफेशनल प्रेजेंस ने पूरे शोरगुल वाले माहौल को तुरंत शांत कर दिया। बाहर गेट पर कॉन्फ्रंटेशन अभी भी चल रहा था, लेकिन मैं मुड़कर वापस लिविंग रूम में चला गया। सुबंगनुआन ने मुझे गर्म पानी का ग्लास दिया। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे। साफ था कि वो पहले वाले पागलपन से डर गई थी। भाई सेन, वो लोग अभी तक नहीं गए और सियालिन शायद फोन करके और लोगों को बुला रही है। मैंने अपना फोन निकाला और सेनेटन का भेजा प्राइवेट मैसेज खोला। गेट पर पड़े प्रेशर की वजह से वो भाई जो हमेशा औरतों के पीछे छुपता था, आखिरकार टूटने लगा था। वॉइस मैसेज में हल्की प्लीडिंग और गहरा डर साफ सुनाई दे रहा था। भैया प्लीज, वो बैंक रिकॉर्ड्स वापस ले लो। अगर कंपनी को पता चल गया कि ये घर मैंने तुमसे छीना था तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैंने मैसेज सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सेनेटन जैसे लोग तभी याद करते हैं कि मैं उनका भाई हूं जब उनके खुद के इंटरेस्ट्स खतरे में पड़ते हैं। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरी नजर विंडो के बाहर गई, जहां मेरे पेरेंट्स कैमरास के सामने विक्टिम्स बनने की एक्टिंग कर रहे थे। उन्होंने अपने छोटे बेटे के फ्यूचर के लिए बिना झिझक अपने बड़े बेटे के 3 साल सैक्रिफाइस कर दिए थे, और अब छोटे बेटे के घर के लिए वो बड़े बेटे को हमेशा के लिए बदनाम करना चाहते थे। उनके लिए फैमिली अफेक्शन बस एक इस्तेमाल करने वाली बार्गेनिंग चिप थी। बाहर सियालिन को शायद कोई और कॉल आया था। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने डर के साथ विल्ला की दूसरी मंजिल की तरफ देखा और उसका फोन लगभग हाथ से गिर गया। मैं समझ गया, लॉयर जान की दूसरी लीगल वार्निंग उसके फोन पर पहुंच चुकी थी। साइबर वायलेंस की असली मास्टरमाइंड अब आखिरकार कानून की ठंड महसूस करने लगी थी। उसी वक्त जब सेनेटन फिर से चिल्लाकर नया ड्रामा शुरू करने वाला था, भीड़ के बाहर एक ब्लैक रोल्स रॉयस धीरे धीरे आकर रुकी। उसकी नंबर प्लेट स्पेशल रिपीटेड नंबर्स वाली थी। उस कार की अपीयरेंस ने पूरे नॉइज माहौल को पल भर में शांत कर दिया। यहाँ तक कि सबसे अग्रेसिव ब्लॉगर्स ने भी बिना सोचे अपने स्टेबलाइजर्स नीचे कर दिए। कार का डोर खुला और एक इम्पोजिंग प्रेजेंस वाला जवान आदमी बाहर उतरा। उसने हाई एंड कस्टम सूट पहन रखा था। उसने आसपास की शॉक्ड नजरों को इग्नोर किया और सीधे मेरी तरफ चला आया, जहां मैं सीढ़ियों पर खड़ा था। सबके अविश्वासी नजरों के सामने उसने मुझे गले लगाया और बोला, भाई सेन, सुना जेल से निकलने के बाद तुम्हें कुछ ट्रबल हो रहे हैं, क्या तुम्हें मदद चाहिए? मैं हल्का मुस्कुराया। यंग मास्टर लिन, बस कुछ फैमिली मैटर्स हैं। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? ये जवान आदमी और कोई नहीं बल्कि सबसे अमीर लिन फैमिली का इकलौता बेटा था, लिन चेन। 3 साल पहले जेल में मैंने जिसकी जान बचाई थी वो यही था। उसकी मौजूदगी वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर पड़े एक इनविजिबल स्लैप जैसी थी। लिन ग्रुप का यंग मास्टर? इम्पॉसिबल। वो एक एक्स कन्विक्ट को कैसे जान सकता है? लिन चेन ने ठंडी नजरों से भीड़ को देखा। एक्स कन्विक्ट? उसने किसी की जान बचाई थी और कुछ ऐसे कावर्ड्स की जगह सजा काटी थी जिनमें अपने किए की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं थी। 3 साल पहले वाले एक्सीडेंट की फाइल्स मैंने ऑलरेडी लॉयर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी हैं। सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। सच शब्द सुनते ही भीड़ में छुपा सेनेटन अचानक कांप उठा। उसकी टांगों से ताकत निकल गई और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था आखिरकार वही हो गया। सबसे अमीर लीन फैमिली की इन्वॉल्वमेंट का मतलब था कि उसकी पूरी जिंदगी में बनाई गई झूठ की इमारत अब पूरी तरह टूटने वाली थी। लिन चेन के आते ही रिपोर्टर्स ने तुरंत अपना टारगेट बदल लिया। अब वो मुझसे ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं अपने पेरेंट्स को क्यों निकाल रहा हूँ। अब वो पागलों की तरह 3 साल पुराने एक्सीडेंट के सस्पिशियस पॉइंट्स के बारे में पूछ रहे थे। तूफान का सेंटर अब सीधे सेनेटन बन चुका था। वहीं लिविंग रूम के अंदर लिन चेन द्वारा लाया गया टॉप टियर लीगल टीम अब पूरी पब्लिक कम्युनिकेशन अपने कंट्रोल में ले चुका था। स्वांगवन मेरे लिए चाय और पानी सर्व करने में बिजी थी। इस अचानक मिले सपोर्ट को देखकर उसकी आंखों की चिंता आखिरकार खत्म हो गई और उसकी जगह एडमिरेशन आ गई। भाई सेन, उस समय आप बहुत भोले थे। ऐसी फैमिली के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करना वर्थ नहीं था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। उस वक्त मुझे लगता था फैमिली ही सब कुछ होती है। अब जब सब साफ दिख रहा है तो अजीब तरह की राहत महसूस हो रही है। उसी वक्त मेरा फोन बजा। पापा का कॉल था। इस बार उनकी आवाज में पहले वाली एरोगेंस और गालियां नहीं थी, सिर्फ एक टूटी हुई भीख मांगती आवाज थी। शियाओलिन, प्लीज यंग मास्टर लिन से कहो रुक जाए। अगर उन्होंने सेनेटन को अरेस्ट करवा दिया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। वो तुम्हारा अपना भाई है, तुम उसे बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते हो? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया। पापा, मैं उसके लिए 3 साल जेल काट चुका हूँ। हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। अब आगे वो अपनी जिंदगी खुद संभाले।
इतना कहकर मैंने फोन काट दिया और उनका नंबर सीधे ब्लॉक कर दिया। बाहर सेनेटन कई रिपोर्टर्स के बीच घिर चुका था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जो चेहरा पहले सुपीरियोरिटी से भरा रहता था अब पूरी तरह डेस्परेशन में डूबा था। मैं विंडो से वो केओस देख रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में अगला कदम चल रहा था। उस घर को वापस लेना सिर्फ शुरुआत थी। मैं चाहता था कि उन्हें समझ आए, डिग्निटी और फैमिली अफेक्शन कोई ऐसी चिप्स नहीं है जिन्हें वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें। लिन चेन की इंटरवेंशन किसी डीप सी बॉम्ब की तरह थी, जिसने सेन फैमिली की आखिरी छत भी उड़ा दी। जब ये खबर आई कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए पुलिस सेनेटन को ले गई है, तब मेरे पेरेंट्स, जो अभी तक इन्फ्लुएंसर बनकर अमीर होने का सपना देख रहे थे, पूरी तरह टूट गए। इस बार वो रिपोर्टर्स या लाउड स्पीकर नहीं लाए थे। दो खाली कठपुतलियों की तरह एक दूसरे का सहारा लेकर मेरे स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंचे। मेरे पापा के वो हाथ, जो पहले हमेशा मुझे गालियां देते हुए उठते थे, अब बुरी तरह कांप रहे थे। उनकी आवाज भारी और लगभग भीख मांगती हुई थी। शियाओलिन, प्लीज बस यंग मास्टर लिन से एक शब्द कह दो। उस साल वाली बात दब सकती है। तुम्हारा भाई, उसके बच्चे हैं, वो जेल नहीं जा सकता। मैंने उनके माथे की गहरी झुर्रियों को देखा, लेकिन दिल में जरा सी भी सिंपैथी महसूस नहीं हुई। इन कुछ दिनों ने इस फैमिली के लिए बची हुई सारी ग्रेटिट्यूड मिटा दी थी। अचानक मेरी माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और जोर जोर से रोने लगी। शियाओलिन, माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, बस अपने भाई को छोड़ दो। हमें घर नहीं चाहिए, हम गांव लौट जाएंगे, खेती करेंगे। मैंने धीरे से कहा, ठीक है, वैसे भी वो घर हमेशा से मेरा था। जहां तक सेनेटन की बात है, उसे कानून इंसाफ देगा, मैं नहीं। मेरी माँ का रोना स्टडी रूम की खामोशी में बहुत तेज सुनाई दे रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। दिमाग में जेल जाने से पहले वाला अपना चेहरा उभर आया, उम्मीदों और फैमिली लव से भरा हुआ। उस वक्त मुझे लगता था फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरा ड्यूटी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही जिद्दी प्यार 3 साल तक मेरी बेड़ियां बन जाएगा। सेंटन के अरेस्ट होने के बाद सियालिन ने आखिरकार अपना हिपोक्रेट मास्क पूरी तरह उतार फेंका। उसे पता चल चुका था कि सब खत्म हो गया है, इसलिए उसने कोर्ट की फोर्स्ड एग्जीक्यूशन से पहले घर की हर कीमती चीज बेचकर ले जाने का प्लान बना लिया। सोफा फाड़ दिया गया, महंगे लैंप्स आधे खोल दिए गए, यहाँ तक कि दीवारों पर लगे डेकोरेटिव पेंटिंग्स भी उसने गुस्से में तोड़कर उतार दिए। वो किसी डरे हुए हंटिंग डॉग की तरह थी, जो अपना टेरिटरी खोने से पहले आखिरी मांस का टुकड़ा नोच लेना चाहता हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सेकंड हैंड फर्नीचर जैसे भी बिके, बेच दो। और वो फ्रिज भी, शाम तक सब हट जाना चाहिए। जब वो पागलों की तरह सामान हटाने में लगी हुई थी, तभी लॉयर जान कोर्ट के कुछ यूनिफॉर्म पहने कर्मचारियों के साथ गेट पर पहुंचा। घर के अंदर फैले कचरे को देखकर लॉयर जान ने भौहें सिकोड़ ली। मिसेस एशिया, कोर्ट के सीजोर ऑर्डर के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की सारी फिक्स्ड फैसिलिटीज और एक्सेसरीज प्रोटेक्टेड हैं। आपकी हरकत इंटेंशनल प्रॉपर्टी डैमेज के अंडर आती है। सियालिन पागलों की तरह चीखती हुई सीजर्स लेकर उनकी तरफ झपटी। दफा हो जाओ यहाँ से, ये मेरे पति का घर है। उस एक्स प्रिजनर सेनगली को इसे लेने का कोई हक नहीं। मैं इसे तोड़ दूंगी, लेकिन उसे एक ईंट भी नहीं दूंगी। कोर्ट स्टाफ जल्दी से उसे पकड़ने दौड़े। सियालिन धूल से भरे फ्लोर पर गिर गई। जो सामान वो अभी तक नहीं ले जा पाई थी, उसे देखते हुए उसने दर्द भरी चीख निकाली। मैं पुराने घर के सामने पेड़ की छांव में खड़ा था। मैं देख रहा था कैसे वो सारी चीजें, जो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, एक एक करके सील की जा रही थी। ये वही घर था जो मैंने अपनी मेहनत से खरीदा था, जिसमें मैंने अपने फ्यूचर के सारे सपने डाले थे। लेकिन अब जब मैं उसे सियालिन के हाथों बर्बाद होते देख रहा था, तो दिल में पहली बार एक अजीब हल्कापन महसूस हो रहा था। कुछ चीजें अगर पूरी तरह टूटे नहीं, तो नई जिंदगी कभी सच में शुरू नहीं हो सकती। कोर्ट की सील्स अब हर जगह लग चुकी थी। प्रॉपर्टी डैमेज के सस्पेशन में सियालिन को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया। जो हॉलवे कभी शोर से भरा रहता था, अब कब्र जैसी खामोशी में डूब चुका था। सिर्फ मेरे बूढ़े पेरेंट्स बचे थे, जैसे उनकी आत्मा निकल चुकी हो। वो ठंडी सीढ़ियों पर टूटकर बैठे थे। मैंने उस सिक्योरिटी डोर को देखा, जिसे मैंने खुद चुनकर लगवाया था। उसकी पेंट अब उखड़ने लगी थी, बिल्कुल इस घर के कमजोर फैमिली टाइज की तरह। मेरे पापा ने सिर उठाया। उनकी धुंधली आंखों में अब पहले वाली अथॉरिटी नहीं थी, सिर्फ अंतहीन पछतावा बचा था। उनकी आवाज भारी थी और हल्का कांप रही थी। शियाओलिन, क्या तुम सच में हमें पूरी तरह खत्म कर दोगे? तुम्हारा भाई अंदर सफरिंग झेल रहा है और तुम यहाँ उसका घर छीन रहे हो? क्या तुम्हारी कॉन्शियंस को कुत्ते खा गए हैं? मैंने शांत नजरों से उन्हें देखा। पापा, कॉन्शियंस तो मैंने 3 साल पहले जेल में ही खो दी थी। मैं इस घर को रेनोवेट करवाऊंगा, लेकिन आज के बाद मैं आप लोगों को यहाँ कदम रखने नहीं दूंगा। ये सुनते ही मेरी माँ फिर से जांग पीट कर रोने वाली थी, लेकिन तभी एक नरम मगर मजबूत हाथ ने उन्हें रोक लिया। सुबंगवन पता नहीं कब हॉलवे के आखिर में आकर खड़ी हो गई थी। उसने प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था और हाथ में कई लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। उसने मेरे पेरेंट्स को पोलाइटली ग्रीट किया, लेकिन उसकी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। अंकल, आंटी, मैं मिस्टर सेन की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। इस प्रॉपर्टी के आगे के हैंडलिंग का पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग आगे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, तो मैं मिस्टर सेन की तरफ से पर्सनल रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करूंगी। मेरे पेरेंट्स उसकी प्रोफेशनल प्रेजेंस से पूरी तरह सकरस्तंड रह गए। घर में ड्रामा करना उनकी आदत थी, लेकिन कानून,
और रूल्स की लैंग्वेज बोलने वाले एजुकेटेड लोगों से वो डरते थे। मैंने उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? सुबंगवान हल्का मुस्कुराई। यंग मास्टर लिन ने कहा कि आपको ऐसे इंसान की जरूरत है जो लॉ समझता हो और डिटेल ओरिएंटेड हो। तो मैंने खुद वॉलंटियर किया। भाई सेन, कुछ डर्टी और टफ काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं, मुझे करने दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में एक गर्माहट फैल गई। जब सबने मुझे बिट्रे कर दिया था, तब ये लड़की जो शुरुआत में सिर्फ मेरी टेनेंट थी, अब मेरा सबसे मजबूत सहारा बन चुकी थी। हालांकि मैंने घर वापस ले लिया था, लेकिन सियालिन पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। बैल पीरियड का फायदा उठाकर उसने कई कॉन्टैक्ट्स के जरिए स्वांगवान तक पहुंच बना ली। उसे लगता था कि स्वांगवान बस एक टेम्परेरी एम्प्लॉई है जिसे मैंने हायर किया है, इसलिए उसने उसे ब्राइब करने का फैसला किया ताकि अंदर से मेरी डिफेंस तोड़ी जा सके। सियालिन टेबल के दूसरी तरफ बैठी थी। उसकी आंखों की थकान थिक मेकअप से भी नहीं छुप रही थी। उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और धीरे से स्वांगवान की तरफ सरका दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन आंखों में ग्रीड साफ दिख रही थी। बांगा, प्लीज, अगर तुम सेल कॉन्ट्रैक्ट का ओरिजिनल गायब कर दो तो इस कार्ड के 5 लाख तुम्हारे होंगे। सुभंगान ने आराम से कॉफी की एक SIP ली, कप नीचे रखा और उसके होंठों पर कंटेम्प्ट भरी स्माइल उभरी। उसने सियालिन को ऐसे देखा जैसे किसी क्लाउन को देख रही हो। मिसेस शिया, शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं मिस्टर सेन की एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं उनकी बिजनेस पार्टनर हूँ और मुझे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्राइब करने की आपकी पूरी कोशिश रिकॉर्ड हो चुकी है। सियालिन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो झटके से खड़ी हो गई। तू हरामजादी, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? उसके डर्टी मनी के चक्कर में मत पड़, वो बस एक निकम्मा एक्स प्रिजनर है। मैं दरवाजे से अंदर आया और उसकी टूटी हुई हालत को देखा। वो कभी मेरी भाभी थी। मैंने तो उसके लिए कार और हाउस खरीदने तक का सोचा था, लेकिन उसने सबसे ग्रीडी और ईविल रास्ता चुना। मैंने उसे देखा, मेरी आंखों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट थी। तुम्हारा आखिरी मौका भी तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। लॉयर जान नीचे इंतजार कर रहे हैं। ब्राइबरी और एविडेंस टैंपरिंग के बारे में अब ये बातें जज को समझाना। सियालिन चेयर पर ढह गई। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। प्राइवेट रूम की खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा रोशन नहीं कर पा रही थी। मैंने सिर घुमाकर स्वांगवान की तरफ देखा। उसने मुझे आंख मारी। हम दोनों की वो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग हवा में साफ महसूस हो रही थी। ग्रीड और बिट्रेयल की इस लड़ाई में रिजल्ट पहले ही तय हो चुका था, लेकिन असली हिसाब अभी शुरू हुआ था। सियालिन के ले जाए जाने के बाद मेरे पापा, जो अब तक खुद को संभाले हुए थे, अचानक बीमार पड़ गए। वो हॉस्पिटल बेड पर लेटे थे। माथे पर टॉवल रखा था और वो लगातार सेनेटन का नाम बड़बड़ा रहे थे। मुझे पता था ये उनका आखिरी इमोशनल ब्लैकमेल था, ताकि मैं लॉ सूट वापस ले लूं। जब मैं रूम में अंदर गया, माँ बेड के पास बैठी आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर वो पहले की तरह गालियां देने नहीं कूदी, बल्कि कांपते हुए मेरे कपड़े का किनारा पकड़ लिया। उनकी आंखें प्लीडिंग से भरी थीं। शियाओलिन, तुम्हारे पापा का दिल अब और नहीं सह सकता। डॉक्टर कह रहे हैं उन्हें और शॉक नहीं देना चाहिए। इस फैमिली को टूटने से बचाने के लिए अपने भाई और सियालिन को माफ कर दो। मैंने धीरे से अपना कपड़ा छुड़ाया। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि उसमें कोई इमोशन तक नहीं था। माँ, 3 साल पहले जब मैं जेल गया था, तब मेरा दिल भी टूट गया था। उस वक्त फैमिली के बारे में सोचकर मुझे किसने माफ किया था? बेड पर पड़े पापा अचानक जोर जोर से खांसने लगे। उन्होंने कांपते हाथ से मेरी तरफ इशारा किया। कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने उन्हें देखा। दिल में गुस्सा नहीं था, सिर्फ वो थकान थी जो दुनिया की सच्चाई समझ आने के बाद आती है। नालायक बेटे, क्या तू मुझे मारना चाहता है? सियालिन, तुम, मैंने बीच में ही कहा। डॉक्टर ने कहा है आपको सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर है, कोई सीरियस बात नहीं। ये एक्टिंग जर्नलिस्ट्स के सामने काम आ सकती है, लेकिन अब मुझ पर नहीं। मैं हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल गया। पीछे से माँ की रोती हुई डेस्परेट चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। हॉस्पिटल वाला ड्रामा मेरी जिंदगी की स्पीड को रोक नहीं पाया। मैं टेरेस की रॉकिंग चेयर पर बैठा दूर शांत लेक को देख रहा था। तभी स्वांगवान 2 कप्स फ्रेश कॉफी लेकर आई और धीरे से टेबल पर रख दी। उसकी हरकतें इतनी नेचुरल थीं जैसे हम बहुत लंबे समय से ऐसे ही साथ हों। इन दिनों उसने मेरे लिए ढेर सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स और सोशल ट्रबल्स संभाले थे, जिससे मैं फैमिली मैटर्स के उस दलदल से बाहर निकल पाया। भाई सेन, यंग मास्टर लिन ने उस साल वाले एक्सीडेंट के सारे प्रूफ्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि सेनेटन ने आपको स्केपगोट बनाया था। जल्द ही फाइनल सेंटेंस सुनाया जाएगा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हम, उसे वहीं जाना चाहिए जहां उसे होना चाहिए। 3 साल पहले वही जिम्मेदारी उसे उठानी चाहिए थी। डिटेंशन सेंटर में सेनेटन की हालत अच्छी नहीं थी। अब न पेरेंट्स की प्रोटेक्शन थी, न सियालिन की फेक एरोगेंस। बचपन से बिगड़ा हुआ उसका स्वभाव वहां सिर्फ उसे और सफरिंग देगा। सुबान कुछ पल चुप रही, फिर उसने नरम आंखों से मेरी तरफ देखा। जब यह सब खत्म हो जाएगा, तब आपका क्या प्लान है? क्या आप इसी स्टोन विला में लैंडलॉर्ड बनकर रहेंगे? मैंने दूर होराइजन की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। ये तो बस शुरुआत है। जो 3 साल मैंने खो दिए, उन्हें अब मैं किसी ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से भरूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। बांगान, तब भी क्या तुम मेरी मदद करती रहोगी? स्वांगवान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसकी आंखें क्रिस्टल जैसी चमक रही थीं। मुझे पता था
वो सड़ा हुआ अंधेरा पास धीरे धीरे मेरी जिंदगी से उतर रहा था और लेक पर उगते सुबह के सूरज की तरह एक नई जिंदगी धीरे धीरे सामने आ रही थी। लिन फैमिली द्वारा दिए गए कि एविडेंस के ऑफिशियली केस फाइल में जुड़ते ही 3 साल पहले छुपाया गया एक्सीडेंट का सच आखिरकार दुनिया के सामने आ गया। हाइडन रॉन और किसी दूसरे इंसान को गिल्ट लेने के लिए मैनिपुलेट करने के चार्जेस में सेनेटन को 4 साल की प्रिजन सेंटेंस मिली। वर्डिक्ट सुनते ही सेनेटन अक्यूज बेंच पर ही टूटकर बैठ गया। उसे हमेशा लगता था कि पेरेंट्स की प्रोटेक्शन और सियालिन के ड्रामास के दम पर वो हमेशा मेरी शैडो के पीछे छुपा रहेगा, लेकिन वो भूल गया था कि शैडोज का भी आखिर होता है। कोर्टरूम में मेरे पापा छाती पीट पीट कर रो रहे थे। 4 साल मेरा बेटा जिसने प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सैनलिन, तू उसका बड़ा भाई होकर इतना क्रूल कैसे हो सकता है? मैं धीरे से खड़ा हुआ और शांत नजरों से पापा को देखा। पापा, जो 3 साल मैंने उसकी जगह जेल में बिताए, तब मैंने आपको एक बार भी उसके खिलाफ बोलते नहीं सुना। अब जब वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है तो आपसे सहा नहीं जा रहा। मेरी माँ लगभग बेहोश होकर रो रही थी। वो दबी आवाज में मुझे फैमिली की बर्बादी बता रही थी, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सीधा कोर्टरूम से बाहर निकल आया। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, लेकिन दिल में पहली बार एक अजीब हल्कापन महसूस हुआ। मिस्टर सेन, मल्टीपल चार्जेस की वजह से सियालिन की सेंटेंस शायद सेनेटन से भी कम नहीं होगी, और जहां तक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात है, वो पूरी तरह क्लोज हो चुका है। क्लोज? मैं हल्का मुस्कुराया। लेकिन ये तो मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। लॉयर जान, यंग मास्टरलिन से कांटेक्ट कराइए। मैं उस इन्वेस्टमेंट प्लान को शुरू करना चाहता हूँ। जी मिस्टर सेन। यंग मास्टरलिन, मैं लॉयर जान बोल रहा हूँ। मिस्टर सेन आपसे बात करना चाहते हैं। फैमिली डिजास्टर खत्म होने के बाद मैं रिवेंज की खुशी में डूबा नहीं रहा, बल्कि मैंने लिन चेन का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ऑफिशियली इलीट बिजनेस सर्कल में कदम रखा। मैंने 5 विलास बेच दिए ताकि वो मेरे इनिशियल कैपिटल बन सकें। उसी पैसे से मैं अपना खुद का बिजनेस एम्पायर बनाना चाहता था। रिसेप्शन पार्टी में मैंने कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। मेरी प्रेजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा काम और स्टेडी थी। सुबंगान मेरी बिजनेस पार्टनर बनकर एलिगेंट इवनिंग गाउन में सबका अटेंशन खींच रही थी। वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स के बीच आराम से घूम रही थी, कॉन्फिडेंस से बातें कर रही थी और एक एक करके इन्फ्लुएंशियल लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करा रही थी। भाई सैन, वो सामने जो है ना, वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। आपके ओल्ड सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट में उन्हें काफी इंटरेस्ट है। वो आपसे प्राइवेट बात करना चाहते हैं। मैंने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, लगता है हमारा पहला कदम काफी मजबूत रहा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर अचानक हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो हियान शहर का फेमस रियल एस्टेट टाइकून था, मिस्टर जो। वो वाइन ग्लास घुमाते हुए सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, मिस्टर सेन, आजकल आपने काफी हंगामा मचा रखा है। सुना है आपका अपनी फैमिली के साथ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बिजनेस में हार्मनी सबसे जरूरी होती है। अगर आप खुद अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो कौन आराम से आपके साथ कोऑपरेट करेगा? मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। मिस्टर जो, आपकी इन्फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग है, लेकिन मैं बिजनेस रूल्स और बाउंड्रीज के आधार पर करता हूँ। जिन लोगों की खुद कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो मेरे साथ कोऑपरेट करने लायक भी नहीं होते। मिस्टर जो का चेहरा तुरंत खराब हो गया। आसपास खड़े बिजनेसमैन ने भी नजरें चुरा ली। साफ था कि वो मेरी ताकत और कैपेबिलिटी को दोबारा इवेल्युएट कर रहे थे, लेकिन मैंने इस छोटे इंसिडेंट को अपने रिदम पर असर नहीं डालने दिया। मुझे पता था आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। मिस्टर जो जैसे कंपेटिटर्स बस आइसबर्ग का टिप थे। 3 दिन बाद मुझे फिर से मिस्टर जो की तरफ से इन्विटेशन मिला। काफी सोचने के बाद मैंने आखिरकार मीटिंग एक्सेप्ट कर ली। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने मिस्टर जो को लेदर सोफा पर बैठे देखा। वो हाथ में 2 जेड बॉल्स घुमा रहा था और उसके चेहरे पर वही हिपोक्रिट स्माइल थी, जैसे किसी और की डेस्टिनी उसके कंट्रोल में हो। उसे लगता था कि मेरे ग्रीडी पेरेंट्स द्वारा क्रिएट किए गए स्कैंडल का फायदा उठाकर वो मुझे ओल्ड सिटी रेनोवेशन प्रोजेक्ट छोड़ने पर मजबूर कर देगा। मैं उसके सामने जाकर आराम से बैठ गया। सुबंगवान मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मार्बल टेबल पर डॉक्यूमेंट से भरा एक मोटा एनवेलोप धीरे से रख दी। एनवेलोप गिरने की आवाज गहरी और भारी थी, जैसे वार्निंग बेल। मिस्टर जो ने मुझे कंटेम्प्ट से देखा, स्मोक रिंग छोड़ी और डिसमिसिव टोन में बोला, मिस्टर सेन, तो आपने क्या डिसाइड किया? ऑनलाइन न्यूज अभी तक शांत नहीं हुई है। अगर आप वो लैंड मुझे ट्रांसफर कर दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि कल से सारे जर्नलिस्ट्स गायब हो जाएंगे और आप फिर से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने रहेंगे। मैंने कप नीचे रखा, हल्की मुस्कान दी और सुबंगवान को इशारा किया। मिस्टर जो, शायद आप भूल गए कि मैंने वो 3 साल कहाँ बिताए थे। उस जगह मैंने सबसे जरूरी चीज सीखी थी, कभी किसी की धमकी के आगे मत झुको। सुबंगवान ने एनवेलोप खोला। अंदर मिस्टर जो की इलीगल डेमोलिशंस, टैक्स इवेजन और कई ब्राइबरी केसेस के सॉलिड एविडेंसेस थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिन चेन ने लिन फैमिली के इंटेलिजेंस नेटवर्क से पूरी रात में निकलवाई थी। मैंने शांत आवाज में कहा, मिस्टर जो, अगर मैं ये सब इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड को दे दूं, तो क्या आपकी कंपनी वीकेंड तक सर्वाइव कर पाएगी? मिस्टर जो की स्माइल तुरंत जम गई। उसके हाथ की जेड बॉल्स आपस में टकराईं और एक तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज निकली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। सारे एविडेंस के सामने उसकी एरोगेंस टूट चुकी थी। मिस्टर सेन,
हम दोनों बिजनेसमैन हैं, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है ना? मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपना सूट ठीक किया और कॉन्फिडेंट स्माइल दी। मछली मर सकती है, लेकिन मेरा जाल नहीं टूटेगा। मिस्टर झाओ, मैं भी आपको एनिमी नहीं बनाना चाहता, वरना अगली मुलाकात सिर्फ कोर्ट रूम में होगी। मैं बिना पीछे देखे हॉल से बाहर निकल गया। पीछे मिस्टर जो सोफा पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कीचड़ का ढेर हो। बिजनेस वर्ल्ड की स्टॉर्म फिलहाल शांत हो गई थी, लेकिन जिंदगी ने मेरे लिए जो असली टेस्ट्स तैयार किए थे वो अभी शुरू हुए थे। 6 महीने बाद सियालिन ने प्रिजन हॉस्पिटल में एक बेटे को जन्म दिया, क्योंकि सेनेटेन और सियालिन दोनों प्रिजन सेंटेंस काट रहे थे और दूसरी तरफ की फैमिली उस बच्चे को बर्डन मान रही थी। काफी घुमावों के बाद वो छोटा बच्चा आखिरकार मेरे स्टडी रूम तक पहुंच गया। मैं क्रेडल में लेटी उस नन्ही सी जिंदगी को कॉम्प्लेक्स नजरों से देख रहा था। इसका नाम क्या रखा जाए? सियालिन ने कोई नाम नहीं रखा। बर्थ सर्टिफिकेट में ये जगह खाली है। सुबंगवान ने मेरी तरफ देखा। भाई सेन, क्या आपने सच में इस बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया है? इसका मतलब है कि पूरी जिंदगी आप उन दोनों लोगों की शैडो से जुड़े रहेंगे। उसकी आंखों में चिंता थी। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसने अपनी छोटी सी उंगली बढ़ाकर सुबंगवान की फिंगर कसकर पकड़ ली। मैं धीरे से मुस्कुराया। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मेरे पास है। मैंने बच्चे को गोद में उठाया। इसका नाम होगा सेनेनियन, उस मर चुके फैमिली अफेक्शन की याद में, और खुद को ये याद दिलाने के लिए कि मैं दोबारा वही गलती कभी ना करूं। बाहर की क्रिटिसिज्म सहते हुए मैंने ऑफिशियली नियानर का एडॉप्शन प्रोसेस पूरा किया, ताकि उसे एक शांत और स्टेबल एनवायरनमेंट मिल सके। मैंने अपने बिजनेस एक्सपेंशन की स्पीड धीमी कर दी, और सुबंगान वान ने भी कई हाई पेइंग ऑफर्स ठुकरा दिए, इस घर की सबसे जेंटल गार्डियन बनकर। समय बहुत तेजी से गुजर गया। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। विला गार्डन के गिंको ट्रीज पहले पीले हुए, फिर दोबारा हरे। 3 साल की गर्मी सर्दी चुपचाप उंगलियों के बीच से फिसल गई। जो नियनर कभी डायपर पहनने वाला बेबी थी, अब एक छोटी बच्ची बन चुकी थी जो स्कूल बैग लेकर घूमती थी। वो अपनी छोटी छोटी टांगों से मेरे पीछे भागती और मुझे पापा कहकर बुलाती। पापा, आंटी बांगवन ने कहा, आज वो मुझे जू लेकर जाएंगी, जल्दी चलो। नियानर को इतना खुश देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे गोद में उठाया और प्यार से उसकी नाक छुई। ठीक है, पापा और आंटी बांगवन तुम्हें लेकर जाएंगे। ये 3 साल की शांति कभी कभी कुछ कड़वी आवाजों से टूट जाती थी। हर कुछ महीनों में मेरे पेरेंट्स विला एरिया के बाहर आ जाते। प्रिजन में हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती थी। कभी सेनेटन को अंदर रिश्वत के लिए पैसे चाहिए होते, तो कभी सियालिन के मेडिकल एक्सपेंसेस। उस वक्त मेरे पापा फिर से आयरन गेट पीटते हुए चिल्लाते। उनकी बूढ़ी आवाज अभी भी उतनी ही जहरीली थी। सेंगलुन, तू एक एहसान फरामोश को पाल रहा है, और तेरा खुद का भाई जेल में सफरिंग झेल रहा है। तू उसे देखने तक नहीं जाता? क्या तेरे अंदर दिल नहीं है? मैं 2nd फ्लोर बालकनी पर खड़ा उस आदमी को ऊपर से देख रहा था जिसे मैं कभी रिस्पेक्ट करता था। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जो पेंशन मैं आपको देता हूँ वो नॉर्मल जिंदगी के लिए काफी है। जहां तक सेनेटेन की बात है, वो उसकी अपनी गलती है। उसका पनिशमेंट कोई और नहीं भुगतेगा। मैंने विंडो बंद कर दी। उनकी गालियां बाहर ही रह गईं। मेरी बाहों में नियानेट जोर जोर से हंस रही थी। इन 3 सालों में वही मेरी सबसे बड़ी राहत थी। उधर प्रिजन में सेंटेन एक टूटी हुई आयरन ट्रे पकड़े डरकर कोने में बैठा था। जो हाथ कभी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेटर पकड़ते थे, अब हार्ड लेबर की वजह से छालों से भरे हुए थे। उसके सेलमेट्स बचा हुआ खाना उसकी ट्रे में फेंकते हुए हंस रहे थे। अरे, तू वही जीनियस है ना जिसने अपने बड़े भाई को अपनी जगह जेल भेज दिया था? क्या हुआ? आज फ्लोर साफ किए बिना खाने का सोच रहा है। सेनेटेन का शरीर डर से कांप उठा। उसकी आंखें पूरी तरह भय से भरी थीं। सॉरी, मैं अभी करता हूं, अभी। वो तुरंत ट्रे नीचे रखकर पीटे हुए कुत्ते की तरह मोप उठाने लगा। उसे लगा था प्रिजन सिर्फ सोने की जगह बदलने जैसा होगा, लेकिन वहां के रूल्स बाहर की दुनिया से भी ज्यादा क्रूल थे। उसने अंदर मेरा नाम लेकर प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की। मेरा बड़ा भाई सेंगलुन है, वो बहुत रिच है, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा। सामने वाले की आंखों में सीधा कंटेम्प्ट था। एक ऐसे इंसान के लिए कंटेम्प्ट जो अंदर तक सेल्फिश था। तेरा बड़ा भाई सेंगलुन वो रिचेस्ट फैमिली का बेनिफैक्टर है, और तू अपने ही भाई को बिट्रे करने वाला जानवर। तू उसका नाम लेने लायक भी नहीं है। आज से तू यहाँ घुटनों पर बैठेगा। सेनेटन सीवेज भरे फ्लोर पर गिर पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली। आखिरकार उसे वो हेल्पलेसनेस समझ आने लगी जो मैंने प्रिजन में फील की थी। लेकिन फर्क ये था, मैं किसी को प्रोटेक्ट करने गया था और वो सिर्फ अपने सन्स का पेमेंट कर रहा था। जल्द ही प्रिजन में सेनेटन की हालत की खबर मेरे पेरेंट्स तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने सेनेटन की गलतियों पर सोचने के बजाय सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। उन्हें लगा मैं अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल नहीं कर रहा। अपने छोटे बेटे के लिए मेरे पापा फिर से मेरी जिंदगी में आ गए। कई दिनों से बदले ना गए कपड़े, सड़ी हुई स्मेल और गुस्से से भरी भारी आवाज। सेंगलुन, देख तेरा भाई जेल में कैसे रह रहा है। उसकी एक रिब तक टूट गई और तू यहाँ आराम से खा पी रहा है। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया। ये रास्ता उसने खुद चुना था। 3 साल पहले जब मैं ये सब झेल रहा था, तब आपने ही कहा था ना, बड़ा भाई बाप जैसा होता है, सहना सीखो।
तभी मेरी माँ फूलों के पीछे से अचानक निकल आई। फिर वही पुराना ड्रामा। वो जमीन पर गिरकर हंगामा करना चाहती थी, लेकिन इस बार मैंने मौका नहीं दिया। मैंने सीधे सिक्योरिटी स्टाफ को इशारा किया। माँ चीखने लगी, सब लोग देखो, ये अपने माँ बाप को मार डालना चाहता है, अपने भाई की जिंदगी मौत की परवाह नहीं। मैंने उन्हें ठंडी नजरों से देखा। मेरी आंखों में बची आखिरी नरमी भी खत्म हो गई। जिस बस्टर्ड की आप बात कर रही हैं, वो सेनेटन और सियालिन का बायोलॉजिकल सन है। अगर आपने यहाँ फिर ड्रामा किया तो मैं लॉयर को जेल भेजूंगा, ताकि सेनेटन को पता चले उसके पेरेंट्स उसके इकलौते बेटे के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। मेरी माँ की आवाज अचानक रुक गई। वो जैसे गला दबा दी गई बूढ़ी मुर्गी की तरह मुझे घूरने लगी। उन्हें नहीं पता था कि नियनर सेनेटन और सियालिन का बच्चा है। उस पल दोनों वहीं जम गए। मेरे होठों पर सार्कास्टिक स्माइल उभरी। मैं मुड़कर अंदर जाने लगा, लेकिन पापा ने मुझे रोक लिया। उनकी आवाज में सावधान उम्मीद और चापलूसी थी। श्याओलिन, मुझे बच्चे को देखने दे। मैं बिना पीछे देखे घर के अंदर चलता गया। मैं नियनर के पास इन्हें बिल्कुल नहीं आने दूंगा। मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। सुबनगन सो चुकी नियनर को गोद में पकड़े हुए खड़ी थी। दरवाजे पर उन दोनों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। वही घर है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जब से सेलिन ने हिरासत वाले हॉस्पिटल में नियनर को जन्म दिया था, पोस्टमार्टम ठंड और भारी मेंटल प्रेशर की वजह से उसे एक गंभीर क्रोनिक बीमारी लग गई। जो औरत पहले सिर्फ सोना चांदी पहनने और लग्जरी लाइफ के बारे में सोचती थी, अब हॉस्पिटल बेड पर कमजोर हालत में पड़ी रहती थी, खाली आंखों से छत को घूरते हुए। उसके बाल सूखे और पीले पड़ चुके थे। लंबे समय से खून और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसके गाल अंदर धंस चुके थे। यहाँ तक कि थोड़ा पानी पीने के लिए उठना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि गार्ड्स नियम के हिसाब से उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन की ठंडी फीलिंग उसकी लोनलीनेस को और बढ़ा देती थी। बच्चा, वो बच्चा कहाँ है? मेरी माँ, उसे कहाँ ले गई मेरी माँ? उसके पास खड़ी नर्स कोई जवाब नहीं देती, बस रूटीन में ड्रिप बदलती रहती। सेलिन को यह नहीं पता था कि उसकी माँ, जो पैसों से जान से ज्यादा प्यार करती थी, बच्चे को पहले ही बोझ समझकर छोड़ चुकी है। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस भाई को वो लेबर रिफॉर्म वाला क्रिमिनल कहकर इंसल्ट करती थी, वही अब उस बच्चे की आखिरी उम्मीद बन चुका है। सेलिन की आंखों के कोने से कड़वा आंसू बह निकला। उसकी आवाज रिजेंटमेंट से भरी थी। सेंटेन, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? मैं इस हालत में पहुंच गई हूँ, अब खुश हो? उसका पछतावा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उस लग्जरी लाइफ को खोने का था जो उसे मिल सकती थी। इस ट्विस्टेड मेंटल टॉर्चर के नीचे उसकी बीमारी बार बार लौट आती थी। डॉक्टर ने कहा कि यह क्रोनिक बीमारी शायद जिंदगी भर उसका पीछा करेगी। खिड़की की सलाखों से धूप अंदर आ रही थी और जमीन पर धब्बेदार शेडोज बना रही थी। सियालिन ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में वही दिन घूम रहे थे जब वो मेरे कैश पेड अपार्टमेंट में ऐश करती थी, लेकिन आखिर में वो दिन सिर्फ एक सपना बनकर रह गए, जहां वो कभी वापस नहीं जा सकती। जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैंने नियनर को अडॉप्ट कर लिया है, तब आखिर उन्हें सिचुएशन समझ आई। जानते हो क्या, अब वो सेंटेन और सियालिन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने मुझे पूरी तरह नाराज कर दिया तो बाकी जिंदगी उन्हें सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए जब उन्हें पता चला कि सियालिन गंभीर बीमार है, तो वो पहले की तरह रिपोर्टर्स लेकर तमाशा करने नहीं आए, बल्कि उनका एटीट्यूड बदल गया। मेरे पिता झुककर सोफा के किनारे बैठे थे, नर्वस होकर अपनी जांघों पर हाथ रगड़ रहे थे। मेरी माँ लगातार आंसू पोंछ रही थी। बीच बीच में दोनों चोरी चोरी मेरी तरफ देखते, जैसे गलती कर चुके बच्चे हों। श्याओलिन, पापा मानते हैं कि पहले हम बेवकूफ थे, हमने तुम्हें हर्ट किया। अब तुम्हारा भाई जेल में है और सेलिन हॉस्पिटल में क्रोनिक बीमारी से जूझ रही है। हमारी फैमिली अब सिर्फ तुम पर डिपेंड कर सकती है। हाँ श्याओलिन, माँ अब हर दिन पछताती है। हमें उस वक्त तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेलिन की बीमारी में बहुत पैसा लग रहा है। देखो, नियनेर के लिए ही सही, उसकी थोड़ी मदद कर दो। मैंने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट नीचे रखी और उन्हें ठंडी नजरों से देखा। उनकी ये देर से आई ह्यूमिलिटी मुझे खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि और ज्यादा आयरोनिक लग रही थी। अगर मैं वही गरीब एक्स कन्विक्ट होता जो अभी जेल से निकला था, तो क्या ये लोग मुझसे इतनी नरमी से बात करते? इन्हें डर है कि मैं पेंशन देना बंद ना कर दूं, या सच में इन्हें लगता है कि सेलिन दया के लायक है? मेरे पिता का चेहरा हल्का सा ऐंठ गया। उनकी आंखों में शर्म की एक झलक दिखी, लेकिन तुरंत फोर्स्ड स्माइल बना ली। कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे अपने बेटे हो। जाहिर है हम चाहते हैं फैमिली ठीक रहे। अगर सियालिन की बीमारी ठीक नहीं हुई, तो जब नियनर बड़ा होगा, हम उसे क्या जवाब देंगे? उसी वक्त सुबानगन वैन नियानर को गोद में लिए सीढ़ियों से नीचे उतरी। ये सीन देखते ही नियानर इंस्टिंक्टिवली उसके सीने से चिपक गई। भाई सैन, नियानर को उसकी नब्ज चाहिए। जहां तक सेलिन के मेडिकल एक्सपेंसेस की बात है, लॉयर का कहना है कि अगर लीगल प्रोसेस फॉलो करें तो हमें सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा पे करना होगा। लीगल प्रोसीजर सुनते ही मेरी माँ घबरा गई, लेकिन आवाज ऊंची करने की हिम्मत नहीं हुई। वो सिर्फ उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखती रही। उसकी आंखों में कैलकुलेशन भरी एंग्जाइटी साफ दिख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, शाओली, उस लॉयर की मत सुनो, वो आउटसाइडर है, हम फैमिली हैं। इसे चैरिटी समझकर कर दो, सेलिन की मदद कर दो। माँ, इन्हें ऐसे सरवाइव करने के लिए खुद को गिराते हुए देखकर
मेरे दिल में बची आखिरी वॉमथ भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ये लोग बेहतर नहीं हुए थे, बस कमजोर हो गए थे, और मैं सोच रहा था कि इस रिडेम्पशन वाले नाटक को कैसे खत्म करना है। स्यालिन के साथ क्या करना है ये डिसाइड करने से पहले ही मुझे खबर मिली कि लंबे समय की मेंटल डिस्टॉर्शन और बार बार लौटती फिजिकल बीमारी की वजह से एक ठंडी गहरी रात में उसने हिरासत वाले हॉस्पिटल में अकेले ही आखिरी सांस ले ली। वो उस बच्चे को दोबारा देख भी नहीं पाई। वो सेंटन के जेल से बाहर आने का इंतजार भी नहीं कर सकी। थोड़े समय बाद सेंटन भी अपनी सजा पूरी करके रिहा हो गया। 4 साल की जेल की जिंदगी ने उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन उसके अंदर की हिंसा को और बढ़ा दिया था। जब वो जेल के गेट से बाहर निकला, उसके सफेद बालों वाले माता पिता पहले से वहां इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सेंटन के क्राइम्स पर रिफ्लेक्ट नहीं किया, बल्कि गांव की आखिरी प्रॉपर्टी तक बेच दी ताकि अपने प्यारे छोटे बेटे को सपोर्ट कर सकें। लेकिन सेंटिन अब वो नहीं रहा था जिसे वो जानते थे। वो टैलेंटेड और पोलाइट स्टूडेंट अब खत्म हो चुका था। सेंटिन ने अपने पेरेंट्स द्वारा दी गई लगेज बैग को ठोकर मार दी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। बस इतनी सी गरीबों वाली रकम लाए हो तुम लोग, इतने समय आराम की जिंदगी जीते रहे और मुझे रहने के लिए ये टूटी झोपड़ी दे रहे हो। शियाओटेन, पापा और माँ के पास कोई एबिलिटी नहीं है। सारा पैसा तुम्हारे और लिनलिन के ट्रीटमेंट में चला गया। पहले सेटल हो जाते हैं। कल पापा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम ढूंढेंगे, माँ मेड का काम करेगी। हम जरूर तुम्हें सपोर्ट कर पाएंगे। सेंटन ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई और अपने झुके हुए पेरेंट्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में ग्रेटिट्यूड का नाम तक नहीं था, सिर्फ एंटाइटलमेंट बचा था। जेल में उसने कमजोरों को दबाना और ताकतवरों से डरना सीख लिया था, और अब दुनिया में सबसे कमजोर लोग उसके अपने पेरेंट्स थे। जल्दी करो, और उस आदमी सेंगलिन का नाम मेरे सामने मत लेना। जब मैं ठीक हो जाऊंगा, देर सवेर उससे अपना हर हिसाब वसूल करूंगा। उसके पेरेंट्स एक दूसरे को देखने लगे और डरते डरते उसके पीछे चल दिए। उन्हें लगा था कि उन्हें फिर से सहारा मिल गया है, बिना ये जाने कि वो अपने घर में एक ऐसा अंधेरा ले आए हैं जो कभी भर नहीं सकता। जेल से बाहर आने के थोड़े समय बाद ही सेंटन को टर्मिनल बीमारी डायग्नोज हो गई। बीमारी की यातना ने उसे और ज्यादा पागल बना दिया। हर दिन बिस्तर पर पड़ा रहता और काम करके थके हुए लौटने वाले अपने पेरेंट्स को मारता पीटता रहता। जरा सी बात पसंद न आने पर गालियां देने लगता। मेरी जिंदगी इतनी बदतर क्यों है? क्या तुम लोग पैसे बचाने के लिए मुझे जहर देना चाहते हो? निकलो यहाँ से और पैसे कमाओ। मुझे मांस खाना है, मुझे शराब पीनी है। शाओतन, अजमा ने 12 घंटे काम किया है। सच में हमारे पास पैसे नहीं है। और तुम्हारे भाई का नाम मत लो, उसने तो हम सबको ब्लॉक कर दिया है। यही किस्मत है, वही किस्मत जो हमने खुद चुनी थी। वो जिंदगी वहां की नरक जैसी जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। मेरी जिंदगी अब ऐसी खुशी में कदम रख रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सारी प्रॉपर्टीज वापस लेने के बाद मैंने बिजनेस प्रोफेशनल टीम को संभालने के लिए दे दिया। मैंने अपनी एनर्जी फैमिली पर लगानी शुरू कर दी, और एक खूबसूरत धूप भरे दिन मैंने अपनी बंगवन से शादी भी कर ली। उसी दिन नियर दौड़ता हुआ आया, हाथ में परफेक्ट स्कोर वाला एग्जाम लिए। माँ बंगवन, पापा, माँ बंगन, देखो मैं फर्स्ट आया हूँ। बंगवन ने प्यार से नीर के माथे का पसीना पोंछा और उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। भाई सेन, कल हम नीर को बीच वेकेशन पर ले चलते हैं। उसे भी थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। मैंने रिपोर्ट कार्ड लिया और नीर को गोद में उठा लिया। मेरी आंखों में खुशी और प्यार भरा था। ठीक है, जैसा तुम कहो। जब तक फैमिली साथ है, कोई भी जगह अच्छी है। कभी कभी मुझे उस फैमिली की खबर लॉयर के जरिए मिल जाती थी। सुना था कि सेंटन वहां दर्द से चीखता रहता है। सुना था उसके पेरेंट्स जेल में पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। विला के लॉन पर धूप फैली हुई थी। नियर की हंसी साफ और खुशियों से भरी थी। मैंने बंगवन का हाथ पकड़ा, उसकी हथेली की गर्माहट महसूस करते हुए। जो इंसान अंधेरे से गुजर चुका होता है, वही सामने की रोशनी की असली कीमत समझता है। ये जिंदगी अब भी लंबी है, और हमारी खुशी तो अभी बस शुरू हुई है।